अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की ड्रग्स पढ़नी थी। ऐसी ड्रग्स जो कि इसको एगोनिस्ट इफेक्ट दे, मीन इसको स्टिमुलेट करे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, उनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। ठीक है, या इसे हम कहते हैं कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, या हम कहते हैं इसको कोलिनर्जिक ड्रग्स, या आप कह सकते हैं कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको कि इसको जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाए। अब हम बात करते हैं सेम जैसे हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इसी तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें दो तरह की जो है हमने इसको डिवाइड किया है। पहली है डायरेक्ट एक्टिंग, सेकंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग वो होती हैं जो डायरेक्टली इसके किसी रिसेप्टर को, इनके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे, और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती हैं जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती लेकिन वहाँ पे मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी मिकदार को बढ़ा दे, या किसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर दे लेकिन वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट ना करे। सो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो कौन कौन से हैं। हमें पता है कि जो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स होती हैं वो कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करती है, मस्करीनिक या निकोटिनिक। सो हमने मस्करीनिक पढ़े थे और हमने निकोटिनिक पढ़े थे। मस्करीनिक में जो थे वो M1 to M5 थे, लेकिन हमने मेनली M1, M2 और M3 पढ़े थे। और निकोटिनिक के कौन से रिसेप्टर्स थे, वो दो तरह के थे। वो NN थे जो कि गैंग्लिया पे होते हैं, और NM थे जो कि न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स पे होते हैं। अब हमें कहाँ फ़ायदा मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मस्करीनिक M1, M2, M3, M4, M5 है तो हम हर तरह की ड्रग्स बना लें हर रिसेप्टर पे। हमने सिर्फ उसके लिए ड्रग्स बनानी है जिसका हमें फ़ायदा हो। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो उसको हमने कम करना है। उसको कम करने के लिए हम पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स दे सकते हैं ताकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। चलिए जी, हम पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा दोबारा जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स वो हम यूज़ कर देते हैं मस्करीनिक की, जो मस्करीनिक को स्टिमुलेट करे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे कि M1, M2, जो M3 जो हैं वो कहाँ कहाँ पे थे। M1 आपको पता है, पहले आप ये याद कर लें कि जो M1 है वो GQ कपल्ड है, ठीक है, और जो M3 है वो भी GQ कपल्ड है। इट मीन्स इन दोनों ने स्टिमुलेटरी काम करना है, जहाँ पे ये होंगे वहाँ पे उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करेंगे। जबकि जो M2 है वो इनहिबिटरी काम करता है, ठीक है। सो वो GI जो है ना वो कपल्ड है इसका काम। अब M2 जो है वो कहाँ पे होता है, हमारे कार्डिक के अंदर, ठीक है। कार्डिक के अंदर क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा और कंट्रैक्टिलिटी ऑफ एट्रिया को कम करेगा। हमें पता है कि सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारी हार्ट रेट बढ़ा रहा था, तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो इसकी हार्ट रेट को कम करता है। सो M2 को आपने इस तरह से याद रखना है। अब रहेगी बात M1 और M3 की, तो M1 और M3 का काम है GQ कपल्ड। इट मीन्स कि ये वहाँ के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे। सो अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से ये काम करता है, ये है आपका रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, सपोज करें कि ये रिसेप्टर है आपका M1 या M3 रिसेप्टर है। कैसे काम करेगा, GQ कपल्ड के थ्रू काम करेगा। ये जाके एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज C को। फास्फोलाइपेज C जो है वो क्या करेगा, PIP2 को डिवाइड कर देगा दो में। ये दो में डिवाइड होकर क्या बनेगा, डायसाइल ग्लिसरॉल बनेगा और इनोसिटोल फास्फेट बनेगा। अब इनोसिटोल फास्फेट है, इसने जाके जो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो कैल्शियम है उसके लेवल को बढ़ाएगा। जैसे ही कैल्शियम सेल्स के अंदर बढ़ेगा, वो कहाँ बढ़ेगा, जहाँ पे ये लोकेटेड होंगे। ये कहाँ पे होंगे, ये स्मूथ मसल्स में होंगे। स्मूथ मसल्स में अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम आ जाए तो उसे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इस तरह से जो है ये हमारे M1 और M3 वर्क करते हैं। बैक टू आवर रिसेप्टर्स। सो हुआ ये कि M1 जो है वो कहाँ कहाँ पे है। M1 हमारी इंटायरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा मीडिएट करता है हायर कोग्निटिव फंक्शंस को। अब M1 के जो मेनली ड्रग्स हैं वो इतने ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करते या इतने ज़्यादा इस पर एक्ट नहीं करते, जबकि हमने जो यूज़ करनी है ड्रग्स वो मेनली ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करेंगे M3 पे। तो M3 को स्टिमुलेट करेंगे और हमारा सारा काम जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का वो M3 से हो जाएगा। अब जो भी हम ड्रग पढ़ेंगे, आपने अगर इसको याद कर लिया है M3 की लोकेशन को, तो उससे ईज़िली आप ड्रग्स को याद कर सकते हैं।
M3 को एक्टिवेट अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। जितनी भी ग्लैंड्स, जैसे हमारे लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, स्लैवरी ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक एसिड हो गया। सो अगर हम पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स देते हैं तो सैलिवेशन बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और आंसू मतलब लैक्रिमल ग्लैंड जो हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और टीयर प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा हमें पता है कि जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारी गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। इट मीन्स कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि हमारा रेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है तो हम वॉशरूम जा सकते हैं, हमारे पास टाइम होता है। सो क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, स्टूल पॉस होगा। इसके अलावा ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी। इट मीन्स कि अगर किसी वजह से न्यूरोजेनिक भी हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, यूरिनरी रिटेंशन अगर हो जाए तो हम M3 के जो हैं अगर हम दे दें ड्रग्स एगोनिस्ट दे दें तो वो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। इसके अलावा इसका एक बैड इफेक्ट है, वो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि सांस में और मसला आएगा अगर अस्थमा और COPD वाले पेशेंट हैं। इसके अलावा इंक्रीज पिपलरी स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा एक और यूज़ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आई के अंदर मियोसिस हो, जो कि हम ड्रग पढ़ेंगे पाइलोकार्पिन, तो वो क्या करवाती हैं, वो मियोसिस करवाती हैं। पिपलरी जो हमारे पीपल के सर्कुलर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इसके अलावा सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। हमें पता है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, अकोमोडेशन होगी। इसके अलावा इंसुलिन रिलीज़ होती है और एंडोथेलियल मेडिएटेड वैसोडाइलेशन होगी। अब हमारा जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, एक तो सिक्रीशंस में, ठीक है, अगर बॉडी ड्राई होगी है किसी वजह से जो है वो कोई सिक्रीशंस नहीं हो रही तब हम देंगे, गट की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए देंगे, यूरिनरी रिटेंशन के लिए हम ये ड्रग देंगे। इसके अलावा जो है मियोसिस करवाने के लिए देंगे, अगर इंट्राऑपरेटिव में मियोसिस चाहिए तो उसके लिए हमने ये ड्रग देनी है, अकोमोडेशन के लिए हम ड्रग दे सकते हैं। सो आपने ये बातें याद रखनी है और नेक्स्ट हम इसकी ड्रग्स पढ़ते हैं। मस्क्रीनिंग को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया, एक है कोलिन ईस्टर्स और एक है अल्कलॉइड। ये हमने इसको ऑन द केमिकल कंपोजिशन की बेस पे इनको डिवाइड किया है कि क्या क्या केमिकली जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं दोनों। जो ईस्टर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है एसिटाइलकोलिन जो कि मस्क्रीनिंग पे भी एक्ट करता है और निकोटीन पे भी एक्ट करता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिटाइलकोलिन है वो एक पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये दोनों पे एक्ट करेगा। इसके अलावा कार्बाकोल जो है ये भी दोनों पे एक्ट करेगा। मेथाकोलिन जो है वो ईस्टर है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मस्क्रीनिंग पे एक्ट करेगा और बेथेनाकोल जो है वो भी मस्क्रीनिंग पे एक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ अल्कलॉइड हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अल्कलॉइड्स हैं, उसमें आती है पाइलोकार्पिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पाइलोकार्पिन के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, यूक्यू भी आता है। इसके अलावा MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो बेथेनिकोल है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कार्बाकोल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्टाइलकोलिन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये 3 ड्रग जो हैं ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं या फिर UQ में पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं निकोटीन की। सो निकोटीन में कौन कौन सी आती है, एक निकोटीन आती है, जो सेकंड जो ड्रग है वो है वेरेनिकलिन, ये भी यूज़ होती है। थर्ड है सक्सिनाइलकोलिन। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है सक्सिनाइलकोलिन, जिसके बारे में आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, जो कि मेनली एक मसल रिलैक्सेंट है। फिर हम बात करते हैं इंडायरेक्ट एक्टिंग। इंडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपके मस्क्रीनिंग एगोनिस्ट में पाइलोकार्पिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इंडायरेक्ट एक्टिंग में जो है वो आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग और जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है UQ तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में पूछा जाता है। इंडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी हैं और कैसे काम करती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इस तरह काम करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि नर्व टर्मिनल्स पे क्या होती हैं, जब एसिटाइलकोलिन आता है तो उसको डिग्रेड करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन इस्ट्रेस जो कि इसको डिग्रेड करके ख़त्म करता है। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा कि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो मेनली एसिटाइलकोलिन ईस्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन ड्रग्स का। सो इसको हमने डिवाइड किया है फर्दर 3 में। सबसे पहले जो है इसमें शॉर्ट एक्टिंग होती हैं जो कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एक्ट करती हैं, 5 to 15 मिनट्स के लिए ही इनका ड्यूरेशन होता है। मेनली ये जो है ये एक अल्कोहल ड्राइव्ड है, ठीक है, और इसमें कौन सी ड्रग आती है, एड्रोफोनिया। ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग मेनली क्या होता है कि 30 मिनट्स टू 2 आवर तक इनकी जो है वो ड्यूरेशन होती है, और इसमें जो होती है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बामेट्स होते हैं। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में नियोस्टिग्मीन आती है, फाजिस्टिग्मीन आती है और पायरिडोस्टिग्मीन आती है। ये तीनों ड्रग्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। पायरिडोस्टिग्मीन जो है वो 2 आवर से ज़्यादा काम करती है, इसको हम इसलिए लॉन्ग एक्टिंग में भी डाल सकते हैं इसको। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग। ये ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग एक्टिंग है। इसमें कौन सी मेनली आती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ऐसी होती हैं जो कि इरिवर्सिबल, समझ लें कि वो इरिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल एक्शन का मतलब ये है, अगर एक दफ़ा उन्होंने किसी एसिटाइलकोलिन ईस्टर्स को इनहिबिट कर दिया है तो वो इनहिबिट करते रहेंगे। उसके इफ़ेक्ट जो है उसको रिवर्स करने के लिए हमें कोई ना कोई एंटीडोट चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है उस एंजाइम को बिल्कुल कम्प्लीटली इरिवर्सिबली बाइंड करके इनहिबिट कर देंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मेनली क्या हैं, ये जो हमारी फार्मर होते हैं जो स्प्रे करते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। इसमें होते हैं पैराथायोन, ठीक है, एक्कोथायोफेट होता है और सैरिन होता है। इसमें जो आपका पैराथायोन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो भी आपको पता है कि अगर आप इमरजेंसी में काम कर रही हैं और कोई पेशेंट आता है जिसने स्प्रे पी के आ जाता है, तो उसको हम जब एग्जामिन करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हुआ होता है ओवरडोज की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक की बहुत ज़्यादा अगर एक्टिवेशन हो जाए तो क्या होता है, सैलिवेशन होती है। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिक्रेशन को बढ़ा देता है, तो क्या होगा कि सैलिवेशन होगी और प्यूपल जो है उसका मियोटिक होगा। अगर ये 2 साइंस मिल जाते हैं हमें, तो हम कहते हैं कि ये जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वाला पेशेंट है।